नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश समेत ही उत्तराखंड अन्य राज्यों में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेताओं समेत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं और पीएम मोदी आज एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली में संबोधित करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने ही 31 जनवरी को यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही 5 जिलों को वर्चुअल रैली से संबोधित किया। इस बार जो जिलों इसमें शामिल बताए जा रहे हैं वो मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा है। और इस दौरान ही पीएम मोदी 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों की जनता से जुड़ेंगे, जिसमें फिजिकल रूप से करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं वर्चुअल एंगेजमेंट में ही आपको बता दें कि करीब 20 लाख लोग जुड़ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने संबोधन को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भी मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल 31 जनवरी को ही पश्चिम यूपी के शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, नोएडा और बागपत जिले के ही 21 विधानसभा क्षेत्रों की ही वर्चुअल रैली हुई थी। और इसकी सफलता के बाद अब पार्टी 4, 6, 7 और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैलियां होनी है। और वही 6, 7 और 10 फरवरी को दूसरे और चौथे चरण के ही विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली होगी। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल संदेश के जरिए लोगों को रैली से जुड़ने के लिए लिंक भी दिया जाएगा। और पीएम मोदी इसके अलावा उत्तराखंड के 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के 14 विधानसभा भी संबोधित करेंगे। और बीजेपी उत्तराखंड के 10 लाख लोगों तक संवाद का लक्ष्य लेकर चल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पुणे में ही येरवदा इलाके में शास्त्री नगर में गुरुवार रात का ही निर्माणाधीन मॉल का एक स्लैब गिर गया और इस हादसे में कम से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए ही 16 mm के लोहे के सरिये से ही जाली बनाई गई थी और अचानक ये लोहे के सरिये का जाल मजदूरों पर गिर गया और मौके पर ही दमकल विभाग की ही टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के शोक व्यक्त किया है और इसके साथ ही परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने पुणे में ही एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से ही आहत हूं, ऐसा कहा है और शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए अग्निशमन का भी इस्तेमाल और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि घटना इमारत के बेसमेंट में हुई है। और वहीं डीसीपी पुणे पुलिस ने कहा है कि ये एक मॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, तभी एक भारी लोहे का ढांचा ढह गया और सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ढहने के कारण ही जांच की जा रही है। और पुलिस उपायुक्त रोहिदास पवार ने बताया है कि कम से 7 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही जबकि 3 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना उस वक्त हुई जब मजदूर वहां काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं ओवैसी ने हमले के बाद एक निजी चैनल से विशेष बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर रख दी है। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि मैंने अपना राजनीतिक करियर 1994 से शुरू किया है और अब तक मैंने किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं ली है। मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी जान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं भविष्य में कभी सुरक्षा नहीं लूंगा। जब मेरा वक्त आएगा तब चला जाऊंगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले के पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में धर्म संसद में मेरी जान लेने की बात कही गई थी, जो ऑन रिकॉर्ड है और उसे भी देखा जाना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने हमलावरों की जानकारी देते हुए बताया कि लाल और सफेद कलर के जैकेट में 2 हमलावर थे। लाल कलर के जैकेट पहने हमलावर के पैर पर गाड़ी का टायर चढ़ा तो सफेद जैकेट पहने हमलावर ने दोनों फॉर्च्यूनर पर ही दोबारा फायरिंग की। और उन्होंने बताया कि मेरे पास हैदराबाद में ही लाइसेंसी पिस्टल है।
और हमलावरों ने जिस पिस्टल से ही फायरिंग की, उसकी आवाज सुनकर मैं यकीन कह सकता हूं कि हमलावरों के पास मौजूद हथियार कंटीमेड नहीं और बल्कि 9mm पिस्टल या फिर कुछ और था। और इस तरह के लोगों को भारत में खुली छूट मिली हुई है, यह गंभीर मामला है। बहरहाल आज ओवैसी के समर्थक इस हमले के विरोध में ही शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर चुके हैं। डीडीएमए की शुक्रवार को होने वाली बैठक में ही कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पहले से लागू बंदिशों से छूट मिलने की संभावना है। बैठक में रात्रि कर्फ्यू हटाने और स्कूलों को खोलने का फैसला हो सकता है। वहीं जिम, स्पा समेत ही कई व्यापारिक गतिविधियों में भी ढील देने की संभावना पर विचार होगा। और उधर बैठक से ही एक दिन पहले जिम और स्पा संचालकों ने मांग की है कि संक्रमण कम होने के बाद अब कभी भी सभी फिटनेस सेंटर को खोल दिए जाने चाहिए। और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही चरणबद्ध तरीके से बंदिशें लगाई गई थी। कोरोना के मामले अब हर दिन कम होते जा रहे हैं। संक्रमण दर इस वक्त 5% से नीचे पहुंच गई है। इसी कड़ी में ही अब डीडीएमए की बैठक हो रही है और इसमें कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। और इस दौरान ही विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही पहले से लागू बंदिशों में ढील दी जा सकती है। और दिल्ली जिम एसोसिएशन की तरफ से ही फिटनेस सेंटर जल्द खोलने की गुजारिश की गई है। साथ ही चेतावनी है कि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम और नोएडा के जिम खुले हैं, जबकि दिल्ली में अभी भी बंदिशें लगातार जारी है। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली से भी कुछ लोग दूसरे शहरों की तरफ रुख करने लगे हैं। संचालकों का कहना है कि दूसरी गतिविधियां चल रही हैं तो जिम क्यों नहीं, और लोगों को तय करने देना चाहिए कि जिम आना चाहते हैं या नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इस वीडियो को बिहार राजद के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल से भी रीट्वीट किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि जब सरकार के पास काम ना हो, अब आइए आपको समझाते हैं आखिर आरजेडी ने किस वीडियो को लेकर बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जिस वीडियो को आरजेडी ने शेयर किया है वो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का है। गोपाल मंडल जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि सुर्खियों बने रहना उनकी वजह और उनके काम नहीं, बल्कि अजीबोगरीब हरकतें बताई जाती हैं। कभी वे दूसरे को गोली से ठोकने की बात करते हैं तो कभी ट्रेन में अंदर बनियाइन में घूमने की बात करते हैं। अब एक बार डांस का वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वे जमकर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां विधायक दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड वाले गाने पर ही जमकर ठुमके लगा रहे हैं। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ये बात कही जा रही है। और विधायक के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद ये फेसबुक पर भी बहुत जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि जेडीयू विधायक बीते दिनों ही शराबबंदी कानून को लेकर दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में थे। उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो फिर आप दारू क्यों पीते हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा है कि पियोगे तो मरोगे, और लोग पीते क्यों हैं। मरने के लिए जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अगर ऐसे ही मरते रहोगे तो जनसंख्या घटेगी। समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वाली अपर्णा बिष्ट यादव को बीजेपी ने ही चुनाव प्रचार में उतार दिया है। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह आप सब बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। अपर्णा यादव ने बाराबंकी जिले में ही सदर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद
गोविंद मौर्य के नामांकन से पहले 2 सभाओं को संबोधित किया, जनसंपर्क किया और जनसंपर्क में ही अपर्णा यादव ने कहा कि जिस तरह से ही नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनी, उसी तरह आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। एक दूसरी जनसभा में अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास किया और भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी है जिसने देश में संस्कारों को दोबारा जीवित किया है। जनता को अपील की है उन्होंने साफ तौर पर कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें और सरकार बनवाए। अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को फ्री वैक्सीन की सुविधा दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ही एक साधन जीवन जी रहे हैं, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उस तरह देश में कोई भी नेता काम नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चुनावी माहौल को देखते हुए प्रशासनिक अमले ने भी उसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 4 फरवरी से शुरू होने वाले नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कलेक्टर के अलग अलग न्यायालय कक्षों में भी आरओ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने भी बैठकर उन सभी प्रक्रियाओं को ही पूरा कर लिया है। नामांकन के दौरान होती है और उधर एडीजी अखिल कुमार समेत पुलिस और प्रशासन ने अफसरों के ही कलेक्टर में लगे बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे आदि का निरीक्षण भी किया है। नामांकन 4 से ही 11 फरवरी तक चलेगा और पहले दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे गोरखपुर सदर सीट से ही भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को ही पूरे दिन निर्वाचन कार्यालय, उप जिला निर्वाचन कार्यालय और अधिवक्ताओं के पास प्रत्याशियों के तमाम समर्थक नामांकन पत्र से भरे जाने वाले जानकारियां जुटाने नजर आएंगे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन दाखिल करने से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया है कि हमने यह नामांकन से पहले बैरिकेडिंग की है और सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही हम फीडबैक के हिसाब से ही ड्यूटी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने ही नामांकन से पहले पूजा अर्चना भी की है। गुजरात के वडोदरा में ही पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ज्यादा अवैध शराब की बोतलों पर ही बुलडोजर चलवाकर नष्ट कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वडोदरा के ही पुलिस में ही डीसीपी कर्नल राज सिंह बघेला ने ही बताया है कि जिला कोर्ट से ही अनुमति लेने के बाद हमने आज करीब 30,000 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें को नष्ट किया है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और इस शराब की खेप के मुख्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है कि ये शराब की खेप कहां के लिए तैयार की जा रही थी और इस मामले में कितने लोग शामिल हैं। कोरोना महामारी के खतरे के बीच ही देश के 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं, जबकि 9 राज्यों में स्कूल अभी भी बंद है। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूलों को फिर से खोले जाने के लिए गुरुवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए और ये दिशा निर्देश सलाह के तौर पर हैं और स्कूलों को शारीरिक कक्षाओं के लिए बच्चों के माता पिता और पिता से ही सहमति मांगना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की संयुक्त सचिव स्वीटी चांगसन ने ही कहा है कि दिशा निर्देश सलाह के तौर पर है और राज्य सरकार अपने खुद के दिशा निर्देश बनाने के लिए स्वतंत्र है और इनमें कक्षाओं में भी भाग लेने के लिए सभी मानक संचालक प्रक्रिया SOP
भी शामिल है। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन चुन सकते हैं। स्कूलों में उचित सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ निगरानी करना और सीटिंग प्लान में भी छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया और असेंबली हॉल और अन्य कॉमन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना और सभी छात्रों और कर्मचारियों को फेस मास्क पहनना जारी रखना अनिवार्य है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीति आयोग के डॉक्टर वी बालू ने कहा है कि स्कूल को फिर से खोलना चिंता का विषय बन रहा है और समय समय पर व्यापक सलाह जारी की गई है। स्कूलों को फिर से खोलने का अंतिम निर्णय राज्य पर है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि स्कूल एसओपी के अनुसार खुले, क्योंकि हम अभी भी एक महामारी के दौर में हैं और एसओपी लागू करके हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में ही शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ही ताजा बर्फबारी से उत्तर भारत में ठिठुरन फिर से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में ही आज भी बारिश लगातार जारी है और गुरुवार को भी राजधानी में बारिश हुई थी। इससे पारा लुढ़क गया है। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शनिवार से ही मौसम सुधरने उत्तराखंड में भी आज बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा और यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर में पारा 0 डिग्री तक नीचे गिर सकता है और यहां अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। लेह में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। यहां न्यूनतम तापमान पहले की तरह -14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश होगी। इधर नैनीताल में बर्फबारी से सैलानियों को मजा आ गया है और इधर सीजन में ही यहां 7वीं बार बर्फबारी हुई और पारा तेजी से लुढ़क गया। गुरुवार को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में ही बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि लखनऊ में ही आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। लखनऊ में भी आज बारिश होगी। बिहार में भी आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पटना में आज बारिश होगी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के ही 1,49,394 नए केस सामने आए हैं और 1,072 लोगों की मौत भी हो गई है। कल की तुलना में ही आज कोरोना के 13% केस कम आए हैं और कल 1,72,433 केस सामने आए थे। और देश में ही पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो अब 9.27% है और देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,46,674 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 4,17,088 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत ही अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 168 करोड़ से ज्यादा खुराक जो है वो दी जा चुकी है। कल 55,58,760 डोज दी गई और जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 168,47,000 लाख और 16,068 डोज दी जा चुकी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।